हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की। कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना और किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी आपको यहाँ पे नहीं करनी। कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन, सारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में क्लास 6 स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप जो एक्सरसाइज वॉच कर रहे हैं ये एक सॉल्यूशन वीडियो है। एक्सरसाइज 7.4 उम्मीद करता हूँ आपने सेकेंड और थर्ड लेक्चर बहुत अच्छे से वॉच किया होगा, जहां पे मैंने आपको बेसिकली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझाया था और आपको कंपैरिजन करना सिखाया है। तो पूरी उम्मीद करता हूं आप पहले थ्योरी लेक्चर को पूरा वॉच कर लीजिए। टोटल 4 थ्योरी लेक्चर्स मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किए हैं, जिनके बेस पे आप एक्सरसाइज 7.6 तक चीज़ों को सॉल्व आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल इस एक्सरसाइज का वो कुछ डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड है। कुछ इस प्रकार का आपको सवाल आपकी बुक में दिख रहा है। चलिए करते हैं इसको। तो पहले सवाल में कह रहा है राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला है? जो शेडेड पार्ट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखिए। तो एक बार हम पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन के आगे वाले पार्ट में चलेंगे। क्लियर है? चलिए देखिएगा, यहां पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो फ्रैक्शन में अगर शेडेड पार्ट को दिखाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 है। 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 इन चारों के लिए, मतलब ए ऑप्शन में इन चारों के लिए जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका 8 होगा। तो मैं ए फिगर में इस डायग्राम के लिए भी यहां पे लिख देता हूं। 2 मिनट होल्ड करिए। चलिए यहां पे हम लिख देते हैं, इसके लिए भी फ्रैक्शन है 8, यहां के लिए भी फ्रैक्शन है 8, यहां के लिए भी फ्रैक्शन है 8 और यहां के लिए भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आएगा 8। मतलब सबके डिनोमिनेटर में 8 आएगा। डिनोमिनेटर में 8 क्यों आया? द रीजन इज बीइंग कि जब भी आपको कोई चीज फ्रैक्शन में बतानी है तो आप पहले ये देखो उस एक चीज के आपने कितने टुकड़े किए। मैंने एक सर्कल के 8 नंबर ऑफ पार्ट्स किए। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमेशा डिनोमिनेटर दिखाता है। शेड कितने हैं? तो शेडिंग मैंने 3 पार्ट्स को किया है, इसलिए इसके लिए आएगा 3/8। यहां पे कितना शेड किया? 1 2 3 4 5 6, यहां पे आएगा 6/8। 1 2 3 4 यहां आएगा 4/8 और यहां पे आएगा 1/8। क्लियर है? मैंने हर सर्कल के लिए देखिए फ्रैक्शन लिख दिया। क्लियर? ऐसे ही नीचे आपको दिया है स्क्वायर बॉक्स। स्क्वायर बॉक्स में भी स्क्वायर्स बनाए हैं। कितने नंबर ऑफ पार्ट्स किए हैं देखिएगा। यहां पर आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 9। 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 आउट ऑफ 9 कितने पार्ट्स को शेड किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8/9। 1 2 3 4 4/9। 1 2 3 3/9। 1 2 3 4 5 6 6/9। इन्होंने कहा था कि आपके सामने जो डायग्राम बना है इनके लिए फ्रैक्शन लिखिए। किस चीज का फ्रैक्शन? शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखिए। लिख दिया। अब क्वेश्चन में आगे बोला है अरेंज देम। देम का मतलब फ्रैक्शन की बात हो रही है। जो आपने फ्रैक्शन लिखे हैं उनको अरेंज करिए। किस फॉर्म में अरेंज करिए? इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों चीजों में बोला है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यूजिंग द करेक्ट साइन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन बिटवीन द फ्रैक्शंस। अब देखो यहां पे अगर मैं सबसे पहले बात करूं असेंडिंग ऑर्डर की, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहली बात तो वर्ड असेंडिंग का मतलब क्या होता है तो ये समझ लेते हैं। असेंड कर रहा है, असेंड कर रहा है मतलब बढ़ रहा है।
छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, असेंड कर रहा है, ठीक है, ए असेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है। तो अगर मैं ए पार्ट के लिए असेंडिंग ऑर्डर यहां पे अरेंज करता हूं तो सबका, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं न्यूमरेटर देख के जवाब दूंगा। सबसे छोटा है 1/8, ठीक है, उसके बाद है आपका 3/8, उसके बाद है 4/8 और उसके बाद है 6/8। क्लियर? क्लियर है ये चीज? ऐसे ही बी पार्ट के लिए अगर असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करता हूं, सबका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर देख के आप जवाब दे दो। चलिए 3/9, 4/9, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूं, 3/9, 4/9, 3/9, 4/9, उसके बाद 6/9, 8/9, 6/9, 8/9। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां पे चीजें समझ आ रही होंगी। हमें बोला है जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तब आप हमें इन साइन का यूज करके बताइए। तो 1/8 इज लेस देन 3/8, इन दोनों में 3/8 बड़ा है, 1/8 छोटा है, 3/8 छोटा है, 4/8 बड़ा है, 4/8 छोटा है, 6/8 बड़ा है। साइन देखो कैसे चल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। हमेशा याद रखना, इसको फिशर मार्क कहते हैं। मुंह जिस तरफ ओपन है, फिश मछली का मुंह जिस तरफ ओपन है वहां पे बड़ी वैल्यू है। ये फेस इस साइड ओपन है, 3/8 बड़ा है। अगर यही फेस इस तरफ ओपन होता तो यहां पे ये वैल्यू बड़ी होती, जो हम डिसेंडिंग में करेंगे। क्लियर है? बड़े से छोटा, डिसेंड का मतलब है बड़ी वैल्यू थी, छोटे में, कम में होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, डिसेंडिंग हो रहा है। क्लियर है? ऐसे 3/9 इज लेस देन 4/9, 4/9 इज लेस देन 6/9, 6/9 इज लेस देन 8/9। ये था आपका असेंडिंग ऑर्डर। पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां पे असेंडिंग ऑर्डर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। तो डिसेंडिंग में देखिए क्या बोल रहा है, डिसेंडिंग में भी करना है तो यहां पे ये बोल रहा है DESCEN, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर देखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर ए पार्ट को मैं वॉच करता हूं, मतलब बड़े से छोटा क्रम, सबसे बड़ा क्या है पलट के लिख दो, 6/8, क्लियर, 4/8, क्लियर, 3/8, देन उसके बाद आएगा 1/8। डिसेंड हो रहा है, बड़े से छोटे का क्रम। सबसे बड़ा है 6/8, उससे बड़ा है 4/8, उससे बड़ा है 3/8। तो देखिए अब फिशर मार्क घूम गया, माउथ इस साइड ओपन हो गया, तो 6/8 बड़ा है। किन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में 6/8 बड़ा है, इन दोनों के बीच में 4/8 बड़ा है, इन दोनों के बीच में 3/8 बड़ा है। तो ये बोल रहा था ऐसे आपको आंसर देना है। क्लियर है? ऐसे ही बी के लिए हम लिखते हैं, तो बी के लिए भी इस पूरी सीरीज को जब मैं पलट के लिख दूंगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है अगर वो फ्रंट में आ गई तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। 8/9, 6/9, देन 6/9 के बाद 4/9, 4/9 के बाद 3/9 और साइन जो है वो इस तरफ आ जाएंगे सारे। क्लियर है? तो देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर दिया, फ्रैक्शंस भी लिख दिए। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के अकेले प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे टीचर्स आपको बताते हैं कि स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके स्कूल टेस्ट में इस प्रकार का सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्लियर है? टीचर पे डिपेंड करता है, डेफिनेटली वो इस तरह का एक उठा देंगी, आपको एक दे देंगी, सर्कल्स दे देंगी और आपको कहेंगी इनके फ्रैक्शंस लिखिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग में जमाइए। 2 मार्क्स का सवाल कोई एक ही सब पार्ट आ सकता है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अच्छा, इसमें एक सी पार्ट भी है। क्या कह रहा है? शो 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6 on the number line. Put appropriate sign between the fractions given.
तो यहां पर आपको बोला है 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 ऑन द नंबर लाइन दिखाइए। पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। देखिएगा, नंबर लाइन बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पे पूरा इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों तरफ पे एरो हेड बना लेते हैं। एरो हेड हमें ये बताता है कि हम कितना इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर, ये हमने बना लिया। अब हमें बोला है 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 को दिखाइए। देखिए, नंबर लाइन पे जब भी दिखाना है तो 2/6 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 4/6 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 8/6 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 6/6 यहां पे ये वैल्यू है 1। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले यहां पे दिखा रहा हूं 0 को, और 0 के बाद मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं 1, और 1 के बाद मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं 2। अच्छा, ये जो गैप है ना इनके बीच में, ये इक्वल है। 0 से 1, 1 से 2 इक्वल गैप है। आप स्केल रखिए अपनी कॉपी पे, पेंसिल का यूज करिए। आप एक काम करिए, यहां पे आप जो गैप लेंगे उसको आप 5 सेंटीमीटर का ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर का ले लीजिए, जितना आपको समझ आ रहा है। बस इक्वल गैप थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना, सो दैट हम इस रीजन का भी और पार्ट कर सकें। क्यों कर सकें सर? क्योंकि यहां पे देखिए 2/6 और 4/6 ये दोनों जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब 2/6 और 4/6 के जो न्यूमरेटर हैं वो डिनोमिनेटर से छोटे हैं। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो हम इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर? और जो आपका यहां पे 8/6 है, 8/6 जो है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जो 6/6 है ये एक होल नंबर है, मैं ऐसा बोलूंगा, क्योंकि 0 से मैं वहां पे पहुंच रहा हूं। दिखा रहा हूं मैं कैसे पहुंच रहा हूं। देखना, अगर मैं यहां पे ब्लू पेन का यूज करूं तो यहां पे मुझे 0 से 1 को 6 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 6 है। तो मैं 0 से 1 को 6 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? देखिएगा, मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। ऐसे 1 से लेके 2 तक मैं अगेन 6 इक्वल पार्ट्स कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। आप देखिएगा, 0 से अगर मैं कहानी चालू करता हूं तो 0 को मैं बोल सकता हूं 0/6। क्लियर है? और मैं यहां पर इस वाले पॉइंट को बोल सकता हूं 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, और 1 को मैं बोल सकता हूं 6/6। 6/6 के बाद आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, एंड 2 के लिए ये हो जाएगा 12/6। आप देखिएगा, 6/6 का मतलब होता है 1, 12/6 का मतलब होता है 2 होता है। तो यहां पर अगर मैं इस तरीके से मेंशन करता हूं तो देखिए, नंबर लाइन पे मुझे दिखाना है 2/6। 2/6 के लिए मैं यहां पर इस पॉइंट को मार्क कर देता हूं, ये है ए पॉइंट। फिर मुझे दिखाना है 4/6, 4/6 के मैं यहां पे मार्किंग कर देता हूं बी पॉइंट। क्लियर है? और फिर मुझे दिखाना है 8/6, तो 8/6 के लिए यहां मार्किंग करके मैं लिख देता हूं सी पॉइंट। और फिर मुझे दिखाना है यहाँ पे 6/6, तो 6/6 के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी पॉइंट। तो देखिए, मैंने रेड पेन से ABCD मार्क कर दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से इन्होंने नंबर लाइन बनाने को बोला था, मैंने नंबर लाइन कंप्लीट तरीके से आपको बना के दिखा दी। इस तरीके से नंबर लाइन बनेगी, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां तक मेरी बात समझ आ रही होगी। शो 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 ऑन द नंबर लाइन दिखा दिया। यहां पे लिख देना वेयर A denotes 2/6, B denotes 4/6, C denotes 8/6, and D denote 6/6, which is equals to 1। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने ABCD से नंबर लाइन बना के दिखा दी।
अब मुझे बोला है पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन दिए हैं इनके बीच में एक एप्रोप्रिएट साइन लगाओ। देखो आप 5/6 2/6, तो 5/6 आगे है और 2/6 पीछे है। जीरो के जितने आप राइट में जाओगे, जीरो के राइट में जब में जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। जितना एक्सट्रीम राइट, यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सट्रीम राइट ऑफ जीरो, एक्सट्रीम राइट ऑफ जीरो इज या शोज द ग्रेटर वैल्यू, शोज ग्रेटर वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू दिखाएगा, ग्रेटर वैल्यू। क्लियर है? अब देखिएगा आपको बोला है 5/6 और 2/6, तो 5/6 ये रहा और 2/6 इसके पीछे है, तो कॉमन सी बात है जितने एक्सट्रीम में जाओगे वैल्यू बड़ी होगी, तो 5/6 बड़ा है एज कंपेयर टू 2/6। क्लियर है? तो मैं कहूंगा कि 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6। देखिए नंबर लाइन से हमें क्या फायदा मिल रहा है, हमें चीजें समझ आएंगी, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है आपको छोटी छोटी बातें यहां पर सिखाने के लिए। 3/6 एंड 0, तो देखिएगा 3/6 ये रहा, 0 इधर है। जितना एक्सट्रीम राइट में जाएंगे वैल्यू बढ़ रही है, तो 0 से 3/6 बड़ा हुआ। 3/6 इज ग्रेटर देन 0। 0 छोटा है, 3/6 बड़ा है, एक्सट्रीम राइट में जा रहे हैं। क्लियर है? 1/6 6/6, देखो 1/6 लेफ्ट में है, 6/6 हमने 1 को बोला है, ये है 6/6 डी पॉइंट। ठीक है? तो 6/6 एक्सट्रीम राइट में है, मतलब राइट की तरफ बड़ी वैल्यू होगी, तो मैं कहूंगा 6/6 इज ग्रेटर देन 1/6। फिशर मार्क का माउथ देखिए किस साइड ओपन है, 6/6 की साइड ओपन है, मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। यहां पे 5/6 की तरफ ओपन है, 5/6 बड़ा है, 2/6 छोटा है। क्लियर है? चलिए इधर देखिएगा 8/6 5/6, ये रहा 8/6 और ये रहा 5/6। क्लियर? देखिएगा 8/6 राइट में है, बड़ी वैल्यू है, 5/6 लेफ्ट में है, छोटी वैल्यू है, तो 8/6 बड़ा है। 8/6 इज ग्रेटर देन 5/6। नंबर लाइन, इसलिए उन्होंने बोला कि नंबर लाइन से आपको ये फ्रैक्शंस इस नंबर लाइन पे दिख रहे हैं। क्लियर है? चलिए तो फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 2 का भी सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? यहां पे ये कह रहा है कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करो, कंपैरिजन करना है। 3/6 5/6, अभी मैंने पीछे समझाया था, मैं एक बार नंबर लाइन ले आऊं वापस से, तो यस ये आ गई हमारी नंबर लाइन। देखिएगा यहां पे अभी हमने ये वाली नंबर लाइन बनाई थी, तो यहां पे देखिए डिनोमिनेटर सबका 6 था, ये वाली नंबर लाइन थी। देखना 3/6 5/6, तो 3/6 5/6, 5/6 राइट में है, 5/6 बड़ा है, 3/6 छोटा है। ये नंबर लाइन से हमने सीखा। क्लियर है? अगर हमें बिना नंबर लाइन के करना है तो हमें ये बताया था, क्या बताया था कि भाई आप सिर्फ डिनोमिनेटर की तरफ देखिए, डिनोमिनेटर सिमिलर है तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 3/6 5/6 लाइक टर्म है। अगर 3/6 5/6 लाइक टर्म है तो 5/6 न्यूमरेटर को देख के आप जवाब दे सकते हो, बड़ा क्या है न्यूमरेटर में, 5 बड़ा है, तो मैं कहूंगा 5/6 इज ग्रेटर देन 3/6। क्लियर? ऐसे ही यहां पे देखना दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, न्यूमरेटर को देख के जवाब दे सकते हो। 4 और 5 में बड़ा क्या है, 5 बड़ा है, तो मैं कहूंगा 5/5 इज ग्रेटर। अभी बी और डी के अंदर ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। तो यहां पे ए और सी लाइक फ्रैक्शन थे, मैं लिख देता हूं ए एंड सी आर लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर? और उसके बाद मुझे बोला है बी एंड डी के बारे में,
तो B एंड D आर अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, B एंड D आर अनलाइक फ्रैक्शन। इन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, 7 एंड 4, 5 एंड 7। तो देखिएगा B मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। B में ये कह रहा है 1/7 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है। इस केस में आपको बोला था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए, डिनोमिनेटर पहले सिमिलर करिए। तो 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखना 7 इंटू 4 एंड 4 इंटू 7, इससे फायदा क्या मिलेगा? तो इससे 7 इंटू 4 का जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 28 और 4 इंटू 7 का जो डिनोमिनेटर है ये भी हो जाएगा 28। क्योंकि हमने 4 नीचे मल्टीप्लाई किया तो 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो फ्रैक्शन आएगा 4/28। 1 था, 1 के साथ भी 7 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 4 के साथ 7 हमने डाला है, तो यहां पर 7 1 के साथ आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7/28। अब बड़ा क्या है, 4/28 बड़ा है या 7/28 बड़ा है? तो अब न्यूमरेटर देख के हम जवाब देंगे, तो 7 बड़ा दिख रहा है, 7 बड़ा है, इसका मतलब 1/4 बड़ा है, तो मैं कहूंगा ये साइन आएगा यहां पे, फिशर मार्क, 1/4 इज ग्रेटर देन 1/7। क्लियर है? एक तरीका तो हमें ये सिखाया था, दूसरा तरीका हमें बताया था ड्राइंग बनाने का। ड्राइंग में उन्होंने कहा था आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए लंबा सा, ये ले लिया, और ऐसे ही सेम एक रेक्टेंगल और ले लीजिए सेम साइज का, जितना डिनोमिनेटर दिए हैं उतने नंबर ऑफ पार्ट्स कर दो। देखो 1/7 का मतलब है हमने 7 पार्ट्स किए, 3 4 5 6 और 7, और डिनोमिनेटर 4 है मतलब हमने 4 पार्ट्स किए, 1 2 3 और 4। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स किए वो छोटा है। 1/7 मतलब ये 1/7 दिखा रहा है, और 1/4 का मतलब ये 1 पार्ट दिखा रहा है। देखो ये वाला पार्ट इसके मुकाबले बड़ा है, मैं कहूंगा 1/4 बड़ा है। क्लियर है? तो 1/4 इज ग्रेटर देन 1/7। इस तरीके से हमें ड्राइंग या फिर सॉल्व करके बात को अपना यहां पे क्लियर करना था। ठीक है, तो ड्राइंग हमने ड्राइंग के थ्रू भी समझ लिया, हमने समझ लिया सॉल्व करके भी, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से भी हम बड़ा छोटा बता सकते हैं। क्लियर है? यहां पे डी पार्ट में देखना, 3/5 3/7, 3/5 3/7, इसका मतलब क्या है? तो अगेन ड्राइंग से भी कर सकते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। 3/5 का मतलब क्या है? देखो 3/5 ले लो, 3/7 ले लो, डिनोमिनेटर अगर सिमिलर करते हैं तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 35, ये भी हो जाएगा आपका 35, और यहां पे होगा 21, यहां पे होगा 15। 21 इज ग्रेटर, तो मैं कहूंगा 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7। उम्मीद करता हूं आपको चीजें यहां तक क्वेश्चन नंबर 2 तक बहुत अच्छे से समझ आई। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। वो कह रहा है ऐसे ही 5 पेयर आप बनाइए, 4 उन्होंने दिए थे, 5 आप बनाइए और उनमें एप्रोप्रिएट साइन लगाइए। एप्रोप्रिएट साइन का मतलब है क्या? तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का साइन। एक बार आप पेयर्स ऐसे बनाइए जहां पे आप खुद से सॉल्व करके देखिए, पेयर भी आप ही बनाइए, साइन भी आप ही लगाइए। तो भाई ये काम तो एनसीईआरटी कह रहा है कि खुद करो, तो एक बार मैं भी आपसे कहूंगा कि ये काम आप खुद करो। मुझे भी बताओ कि आपने कौन कौन से पेयर बनाए, उसको कमेंट बॉक्स में डालो, सो दैट मैं आपकी काम को चेक कर पाऊँ। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 आप मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके देंगे। फ्रैक्शंस बनाइए या अपनी कॉपी में काम करिए खुद से, और ये विश्वास रखिए कि आपने सही काम किया होगा। मुझे आप डेफिनेटली अपना काम मेल कर सकते हो। ठीक है, तो magnetbrains.com ये हमारी वेबसाइट है, आप हमें मेल करिए और यहाँ पे हम आपके काम को चेक करके डेफिनेटली आपको रिवर्ट बैक करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके ऊपर छोड़ा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन मैं कहता हूं जब भी क्वेश्चन बड़ा होता है ना तो वो ज्यादा आसान होता है, क्योंकि मैक्सिमम डाटा दिया रहता है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देखो क्या दिया है। लुक एट द फिगर, वो कह रहा है इस फिगर की तरफ देखिए, एंड राइट लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन। आपको यहां पर A B C D E
ऑप्शन दिए हैं, इन दोनों के बीच में ड्राइंग देख के जवाब दीजिए क्या बड़ा है क्या छोटा है, कहां पे इक्वल टू है। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग को समझते हैं। 0/1 से अगर मैं देखो बॉक्स की लेंथ सब जगह सेम लिया है मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो बॉक्सेस आपको देखने हैं, कुल मिला के अपनी बुक देखिएगा, यहाँ पे आपको इस तरह के लंबे लंबे बॉक्सेस बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इन बॉक्सेस को देखिए आप, इन बॉक्सेस के पार्ट्स किए हैं 0 से 1, ये पूरा एक बॉक्स एक पार्ट दिखा रहा है। क्लियर है? तो इस चीज को आप समझिएगा, यहां पर आपको पूरा एक पार्ट समझ आ रहा है। ठीक है, यहां पर आपको 0 to 1 पूरा एक पार्ट, 0/2, 1/2, 2/2, यहां पे ये दिखा रहा है कि ये पॉइंट अगर 0 है तो ये पॉइंट 1/2 है और ये पॉइंट जो है ये 2/2 है। मतलब हमने यहां से लेके यहां तक 2 इक्वल पार्ट किए। अगेन यहां से लेके यहां तक हमने 3 पार्ट्स किए हैं, आप देखिए 1/3, 2/3। अगेन यहां से लेके यहां तक हमने 4 पार्ट्स किए हैं, 4 टुकड़े, 1 2 3, 1/4, 2/4, 3/4। एक तरह की नंबर लाइन है जो कि ड्राइंग से आपको यहां रिप्रेजेंट की है, आप ऐसे समझिए। अगेन 0 से 5 पार्ट किए हैं यहां तक, इसी बॉक्स के, जो बॉक्स यहां से यहां तक था, इस बॉक्स के मैंने 5 पार्ट किए, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। अगेन 0 से अगर इसी बॉक्स के मैं 6 टुकड़े करता हूं तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। इस तरीके से इन्होंने ड्राइंग बना के दिखाया। आपसे पूछा है 1/6 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, समझना इस चीज को। आपसे पूछा है यहां से यहां तक है 1/6, क्लियर? 0 से 1/6 इतना सा पार्ट है, लेकिन एक फ्रैक्शन आपको दिया है 1/3, मतलब 0/3 से लेके 1/3 तक ये इतना बड़ा एरिया है। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो अलग ही दिख रहा है, देखो शेडेड पार्ट में ये बड़ा दिख रहा है, तो मैं कहूंगा 1/3 इज ग्रेटर देन 1/6। क्लियर? ऐसे ही आपसे कहा है 3/4 बड़ा है। ठीक है, देखना समझना, मैं यहां पे ही हटा देता हूं। अब वो पूछ रहा है 3/4, तो देखिए यहां से लेके यहां तक कंप्लीट पूरी ड्राइंग मुझे दिखा रही है 3/4 की शेडिंग। और 2/6, 0 से चालू हुआ यहां तक, तो क्या बड़ा है, कौन सा शेडेड पार्ट बड़ा दिख रहा है? तो मुझे ये शेडेड पार्ट बड़ा दिख रहा है, मतलब 3/4 इज ग्रेटर देन 2/6, बोल सकता हूं ये चीज। क्लियर है? ऐसे 2/3, 2/4, मैं इसको हटा देता हूं, यहां पे देखो ये हटा दिया शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट हटा दिया, 2/3, 2/4, तो 2/3 कहां पर है? यहां पर, यहां से लेके पूरा शेडिंग कर दो 2/3 तक। 2/3 बड़ा है कि 2/4 बड़ा है? तो अलग ही दिख रहा है पूरा आपको, देखो 2/4 यहां तक है, तो ये पार्ट बड़ा दिख रहा है, मतलब 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4। क्लियर है? तो बस ड्राइंग देख के आपको जवाब देना है। क्लियर? यहां पे नेक्स्ट हमसे पूछा है 6/6, तो देखिए 6/6 ये पूरा बॉक्स दिखा रहा है, यहां से यहां तक पूरा पार्ट है 6/6। और 3/3 कहां दिखा रहा है? तो आप देखेंगे ये भी एक पूरा बॉक्स दिखा रहा है 3/3। तो देखिए 3/3 बड़ा है कि 6/3 बड़ा है? बॉक्स की लेंथ तो सेम है ना, 3/3 भी पूरा शेडेड है, 6/6 भी पूरा शेडेड है। मैं कहूंगा यहां पे इक्वल टू का साइन आएगा। 6/6 इज इक्वल टू 3/6। 6/6 को अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में करता हूं तो 1 आएगा, 3/3 को अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में करता हूं तो 1 आएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? ई पार्ट में देखना, ई पार्ट में वो हमसे कह रहा है 5/6 या 5/5। तो देखो 5/6 कहां तक दिखा रहा है? तो 5/6 हमें दिखा रहा है यहां तक। क्लियर? और 5/5 कहां तक दिखा रहा है? तो 5/5 हमें पूरी शेडिंग दिखा रहा है, कंप्लीट बॉक्स की शेडिंग। तो कॉमन सी बात है 5/5 बड़ा है, देखिए 5/5 बड़ा है।
5/6 छोटा है, तो यहाँ पे 5/5 बड़ा है, ये फिशर मार्क इस साइड से आएगा। तो आपको यही फिल करने थे ड्राइंग देख के। क्लियर है? तो मैंने शेडिंग की, उन फ्रैक्शंस को पहले शेड किया, उसके बाद आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने का यही तरीका था। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको देखो। हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन। आप कितनी जल्दी कर पाओगे, आपको ये चेक करना है। अब कितनी जल्दी, तो देखिएगा 1/2 1/5 कौन सा बड़ा है, 1/2 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है। तो 1/2 1/5 में देखो डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है। अगर दोनों के ड्राइंग आप सोच सकते हो तो आपको जल्दी से सोचना है कि 1/2 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है। बॉक्सेस की लेंथ वही है, ठीक है, लेंथ सेम होनी चाहिए। एक बॉक्स को मैंने सिर्फ 2 पार्ट में बांटा है, दूसरे बॉक्स को मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 1/2 पूछा है और आपसे 1/5 पूछा है, तो कॉमन सी बात है 1/2 बड़ा है। तो यही आपको अब जल्दी से ड्राइंग को दिमाग में इमेजिन करना है और जवाब देना है। क्लियर है? तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5, ये आपसे यहाँ पे बोल रहा है, जो हमने आपको करके दिखाया एक फ्रैक्शन। अब आ जाते हैं 2/4 और 3/6 पे। तो यहां पे हम एक काम कर लेते हैं कि 2/4 और 3/6 के लिए हम यहाँ पे बी ऑप्शन में, क्योंकि हमें आंसर जल्दी देना है तो हमें सोचना बहुत जल्दी है। देखो 2/4 और 3/6, अगर दोनों का डिनोमिनेटर देखता हूं तो 4 और 6 का एलसीएम हमें निकालना है। 4 और 6 के एलसीएम में हम कहेंगे यहां पर 2 × 2 इज 4 इंटू 3, तो 4 × 3 इज 12। तो यहाँ पे बेसिकली इसका डिनोमिनेटर 12 बनाना है, इसका डिनोमिनेटर 12 बनाना है। 4 को 12 बनाने के लिए आपने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, तो 4 × 3 इज 12, 2 × 3 इज 6। यहाँ पे 6 को 12 बनाने के लिए आपने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, वही 2 × 3 इज 6। तो कुल मिला के यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, ये आपने इक्वल टू का साइन लगा दिया। सी ऑप्शन में देखना, सी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, तो सी ऑप्शन में ये कह रहा है कि 3/5 एंड 2/3 में क्या है, तो 3/5 एंड 2/3 की अगर मैं कहानी देखूं, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको 5 × 3 एलसीएम निकालेंगे, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 15, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 15। 5 को 15 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा 9/15। 3 को 15 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 × 2 आएगा 10। तो यहाँ पे 10/15 इज ग्रेटर देन 9/15। मैं कहूँगा 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। सिंबल आप चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए बी सी हमने तीनों ऑप्शन कर लिए हैं खत्म। ठीक है, चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और आगे हम समझते हैं। तो फाइनली एक्सरसाइज 7.4 में 5 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पे हम हैं, उसके 3 सब पार्ट हमने कर लिए। डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, तो डी ऑप्शन में ये हमें नंबर दे रहा है 3/4 एंड 2/8। तो देखिए 4 को 8 बना सकता हूं, क्यों से, तो 4 × 2 कर दूंगा, ये ऑलरेडी 8 है तो ये 2/8 फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगा। 4 को 8 बनाने के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो 3 × 2 इज 6, तो ये हो जाएगा 6/8 एंड 2/8 बड़ा नंबर है 6/8। यहाँ पे 3/4 इज ग्रेटर देन 2/8। क्लियर। नेक्स्ट ई ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, तो ई ऑप्शन आपको कह रहा है 3/5 और 6/5, तो दोनों का क्योंकि डिनोमिनेटर सिमिलर है तो 6/5 इज ग्रेटर। डन। ऐसे ही एफ में आपको कह रहा है 7/9 3/9, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर 7 बड़ा है, 7/9 इज ग्रेटर देन। तो इसी तरीके से आपको ये चीजें करनी आनी चाहिए। पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। जी पार्ट में देखिएगा, जी पार्ट में कह रहा है 1/4 और 2/8, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन पेन चलाते हैं। 1/4 और 2/8 क्या बड़ा है, तो देखिए 1/4, 4 को 8 बना सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी जवाब दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/8 एंड ये भी 2/8, तो ये दोनों फ्रैक्शन एक्चुअली इक्वल हैं। आप ऐसे भी देख सकते थे कि 2/8 को अगर मैं सॉल्व करता, ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर्स को हटाता, तो 1/4 आता। डन है।
6/10 एंड 4/5। देखिए 4 एंड 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 6 और 10 में कॉमन फैक्टर है 2, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 3/5। देखो कॉमन फैक्टर है 2, तो कॉमन फैक्टर 2 को अगर मैं हटा दूं तो 6/10 का मतलब है ये हमारा हो जाएगा 3/5, तो 4/5 बड़ा है। ये हम कहेंगे 3/5 बड़ा है या 4/5 बड़ा है, तो 4/5 बड़ा है, 6/10 छोटा है। क्लियर है? 3/4, 7/8 कोई भी कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे नहीं है, तो आई में देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो आई वाले पार्ट में हम कर सकते हैं 3/4, 4 के डिनोमिनेटर को आप 8 बनाइए, तो 4 इंटू 2 इज 8 और 3 इंटू 2 इज 6, तो ये फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा 6/8 और 7/8, तो 7/8 इज ग्रेटर देन 6/8। क्लियर है ये चीज? तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 का आई पार्ट तक आपने चीजें कर ली हैं बहुत अच्छे से सॉल्व। चलिए फाइनली बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के जे पार्ट की तरफ। जे पार्ट में ये फ्रैक्शन दे रहा है 6/10 एंड 3/5। 6/10 कैन बी रिटर्न एज 3/5। क्यों भाई? क्योंकि 6 बना है 2 इंटू 3 से, ठीक है, और 10 बना है 2 इंटू 5 से। कॉमन फैक्टर अगर हटा दूं तो फ्रैक्शन है 3/5 एंड 3/5, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो हम कहेंगे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर है? चलिए 5/7, 15/21, तो देखो नेक्स्ट फ्रैक्शन आपको दिया है 5/7 एंड 15/21। तो यहां पे इस केस में मैं क्या बोलूंगा, तो ये केस हमारा बनेगा 21 बना है 3 इंटू 7 से और 15 बना है 3 इंटू 5 से। ये फ्रैक्शन है 5/7। कॉमन फैक्टर अगर हटा दूंगा तो ये हो जाएगा 5/7, 5/7, मतलब अगेन ये इक्वल है, दोनों के दोनों फ्रैक्शन क्या है? इक्वल है। तो आपने यहां पे सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक। डन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नेक्स्ट सवाल मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है? द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अच्छा है। ये कह रहा है द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। ये जो पूरे फ्रैक्शंस है इतने सारे, इन सब में सिर्फ 3 ऐसे फ्रैक्शन है जो डिफरेंट है, ठीक है। सेपरेट देम, उनको निकालिए वो कौन से हैं, इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन ऑफ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको सबसे पहले तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। आप एक चीज समझिएगा, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ए वाला अगर आप देखेंगे तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/12 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 1/6। क्लियर भाई? 2 और नीचे 12 बना था 2 इंटू 6 से, तो कॉमन फैक्टर हटा दो, सिंपलेस्ट फॉर्म। 3 और 15 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/5। 3 1 टाइम्स इज 3, 3 5 टाइम्स इज 15, कॉमन फैक्टर हटा दिया। 8 और 15, 50 में अगर मैं देखूं तो 8 बना है 2 इंटू 2 इंटू 2 से, 50 बना है 5 इंटू 10 से, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 5 से। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर आप 8/50 देखते हैं तो 8 बना है 2 इंटू 2 इंटू 2 से और 50 बना है 5 इंटू 5 इंटू 2 से, यही बना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर हटा दूंगा तो ये हो जाएगा 4/25, 4/25 कॉमन फैक्टर, मतलब सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। 2 और 2 कॉमन फैक्टर हटा के मैंने जवाब दिया है। 16 और 100 को अगर मैं देखता हूं तो 16 और 100 के केस में देखना, 16 बना है 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 इज 16। 100 बना है 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5 से। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन फैक्टर है 2 ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4/25। देखिए इसका फ्रैक्शन आया है 4/25। क्लियर है? तो 4/25, 4/25। 10 और 60 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 1/6। कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे 10 था, वो 10 मैंने काट के निकाल दिया, अलग कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलता, ठीक है। 15 और 75 में कॉमन फैक्टर, तो देखो 15/75, 15 बना है 3 इंटू 5 से और 75 बना है
5 जब मल्टीप्लाई होता है किससे, तो ये मल्टीप्लाई होता है जब 13 से, तो 5 इंटू 3 इज 15, 15 का 5 कैरी 1 और ये आपका हो जाएगा 65। देखो 15 बेसिकली 75 बना है, 5 जब मल्टीप्लाई होता है तो 5 1 टाइम्स इज 5, 5 5 टाइम्स इज 25, 5 इंटू 15 इज 75। ऊपर देखो ऑलरेडी 15 था तो ये कॉमन फैक्टर हट गया 1/5, ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म 1/5 में। 12 और 60 को अगर आप देखेंगे तो 12 5 टाइम्स अगर आप देखें तो 60 होता है, तो 12 और 60 में एक 12 का फैक्टर है, तो 12 और से 12 हटा दो, ये आ जाएगा 1/5। डन है, तो 12/60 1/5 में कन्वर्ट हो जाएगा। 16 एंड 96 को अगर मैं देखूं तो 16 बना है 4 इंटू 4 से, और 96 अगर मैं देखूं तो ये बना है 4 इंटू 2 इज 8 और 4 इंटू 4 इज 16, और 24 में अगर मैं देखूं तो 4 इंटू 6 24 भी होता है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 4 इंटू 6, तो 16 इंटू 6 इज 96। कॉमन फैक्टर्स हटा देंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 1/6। तो देखिए आपको कॉमन फैक्टर्स हटा के सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं। 12 और 75 को अगर मैं देखूं तो 12 मुझे 3 से कटता हुआ दिख रहा है, बट 75 अगर मैं देखता हूं तो ये भी मुझे 3 से कटता हुआ दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर दोनों में 3 दिख रहा है, ये बनता है 3 इंटू 4 12, ठीक है, और 75 बनता है 3 इंटू 2 एंड 25, तो 3 इंटू 5 इज 15, 15 का 5 कैरी 1 75। यहाँ पे कॉमन फैक्टर हटा दूंगा तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 4/25। क्लियर है, 4/25। देखो एक ये भी था, एक ये भी है, एक ये भी है। डन। 12 और 72 का कॉमन फैक्टर अगर मैं देखूं तो 12 बना है 2 इंटू 6 से, और 72 बना है 2 इंटू 3 टाइम्स इज 6 एंड 2 6 टाइम्स इज 12। क्लियर, तो यहाँ पे 36 में एक मुझे 6 का फैक्टर भी नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 इंटू 6, तो यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर्स हटा दो, फ्रैक्शन बन जाएगा 1/6। 3 और 18 इन दोनों में कॉमन फैक्टर एक तो 3 है ही है, 18 बना है 3 इंटू 6 से, तो कॉमन फैक्टर अगर मैं हटा दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1/6। डन। तो देखिएगा ये मल्टीप्लाइड विथ 6 अपॉन में भी एक 3 था, कॉमन फैक्टर हटा दो तो ये आ गया आपका 1/6, खत्म। 4/25, तो 4/25 अपने आप में एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये आ गया। अब देखो हमने सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दिया, तो सबसे पहले तो 4/25 इस ग्रुप को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर कितने नंबर्स हैं, तो 1 2, और सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं देखूं तो ये और ये, ठीक है, तो 4/25 में यहां पे 4 नंबर हैं जिनको मैंने टिक से शो किया है। डन। 1/6 वाला अगर केस देखूं तो 1/6 में सिंपलेस्ट फॉर्म इसके इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 4, अगेन 4 हैं जिनको मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया है, किससे, डॉट, तो ये मैं डॉट बना देता हूँ, ये 1/6 है, ये 1/6 है, ठीक है, यहाँ पे ये 1/6 है, ये 1/6 है, और ये है, तो 5 है भाई, 4 नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो ये आएंगे आपके 5। नेक्स्ट जो है आपका 1/5 है, तो 1/5 का अगर मैं ग्रुप देखूं तो 1/5 में कितने हैं, तो यहां पे देखिएगा 1/5 को मैं दिखा देता हूं ट्रिपल टिक से, 1/5 1/5, ठीक है, 1/5 एंड और नहीं है 1/5, तो यहां पे हमने ट्रिपल टिक से 1/5 को यहां पे दिखाया है, 1 2 3, सिर्फ 3 फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से इन्होंने यही आपसे बोला था कि 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, 3 फ्रैक्शंस है, 4/25 1/6 1/5, इनको सेपरेट करिए। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप चार्ट बनाएंगे, तो आपको चार्ट बनाना है यहाँ पर, और आपको उन फ्रैक्शंस के नंबर्स लिख दीजिए, आपको काफ़ी है। देखो 4/25 की अगर मैं बात करूँ तो C इज़ 4/25, मैं कहूँगा C इज़ 4/25,
D इज 4/25, D भी 4/25 में। अगेन यहाँ पर आपका K L और I, तो I और L ये दोनों भी 4/25 हैं। तो आपको ऐसे एक चार्ट बनाना है और वहां पे फाइनली आपको शो करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म, कुल मिला के सवाल आपको सिखाना चाहता कि चीज को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम मूव कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमसे कह रहा है कि फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, इनके आंसर्स बताइए, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम, आप सॉल्व करके दिखाइए। कुल मिला के वो ऐसे बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में ये कह रहा था इज 5/9 इक्वल टू किसके, इज 5/9 इक्वल टू 4/5, क्या ये 5/9 इक्वल है 4/5 के। तो यहां पे देखिएगा इक्वल बताने के लिए सबसे पहले मुझे इनके डिनोमिनेटर सिमिलर करने होंगे। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, देखो ऐसे एकदम से इक्वल नहीं बोल सकता मैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे टू चेक वेदर 5/9 एंड 4/5 is equal टेक LCM। हम क्या लेंगे, हम LCM लेंगे। तो चलिए LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो 9 और 5 का हम डिनोमिनेटर ले लेते हैं। तो LCM ऑफ 9 एंड 5 इज व्हाट, तो 9 और 5 का LCM यहाँ पर ये आ जाएगा 45। दोनों के दोनों जो हैं वो 5 जो है बेसिकली वो प्राइम नंबर है और 9 में एक भी फैक्टर 5 का नहीं है, तो 9 into 5 इज 45। डन। 5/9 के डिनोमिनेटर को अगर मुझे 45 बनाना है तो मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 25/45। और 4/5 को अगर मैं देखता हूं तो 5 को 45 बनाने के लिए मैं 9 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 4 into 9 is 36। डन। तो 4 into 9 is 36 एंड 5 into 9 is 45। अब आप देखिए क्या 25/45, नाउ अगर मैं ऐसा लिखूं कि नाउ 25/45 एंड 36/45 को अगर मैं देखता हूं, ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे वो ये कि 36/45 बड़ा है ना कि इक्वल है। तो मेरा जवाब होगा नो, 5/9 is not equal to what, is not equal to 4/5। चलो तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। डन है। तो ये आपका सवाल था और उसका सॉल्यूशन मैंने यहां पे सॉल्व किया था, ये सॉल्यूशन था। डन। To check whether 5/9 4/5 is equal, take LCM of 9 and 5 that is 45। उनके डिनोमिनेटर्स को आप सिमिलर करिए, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए। तो बेसिकली 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 25/45, 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 36/45, 25/45, 36/45, 36/45 बड़ा है, ग्रेटर है। तो यहां पे ये सिंबल को हमने दिखाया बॉक्स में, क्योंकि हमें बोला था राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। आपने क्यों बोला कि आंसर नो है, वो आपने बकायदा सॉल्यूशन करके दिखाया। डन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, तो इसका बी पार्ट बेसिकली कह रहा है कि इज 9/16 इक्वल टू, किसके इक्वल है, इक्वल टू किसके इक्वल है, 5/9 है क्या इक्वल। तो इज 9/16 इक्वल टू 5/9। तो अगेन इनके डिनोमिनेटर को हमें सिमिलर करना है, तो टेक LCM ऑफ 16 एंड 9।
अब 9 में दो फैक्टर है 3 इंटू 3 और 16 में दो फैक्टर है 4 इंटू 4, तो 16 इंटू 9 डायरेक्ट कर दीजिए तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 9 इंटू 6 इज 54, 5 ऊपर कैरी 144। तो देखिएगा एलसीएम कितना आया है, तो एलसीएम आया है 144। अब देखिए 9/16 का डिनोमिनेटर हमें 144 अगर बनाना है तो इसके लिए मैं 9 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ऊपर नीचे दोनों जगह होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, 9 इंटू 9 इज 81। और 5/9 अगर मैं देखता हूं तो 5/9, 9 का 144 करना है, तो 9 को 144 बनाने के लिए आप 16 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर नीचे, तो 5 इंटू 6 इज 30, 3 कैरी 80, 80/144। आप देखिएगा 81/144 एंड 81/144 एंड 80/144 में बड़ा है जो वो है 81/144, ये बड़ा है। तो हम कहेंगे 9/16 इज ग्रेटर देन 5/9। तो इन्होंने पूछा था क्या ये इक्वल है, तो मैं कहूंगा नो, नो दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। पहले के दोनों केस में हमने क्या जवाब दिया, नो। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 में ए और बी पार्ट दोनों में आंसर आपका आ गया नो, दे आर नॉट इक्वल। पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां तक मेरी बातें समझ आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही टीचर को पता चलता है कि यस आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। सी पार्ट हमें कह रहा है इज 4/5 इज इक्वल टू किसका इक्वल है, इक्वल टू 16/20। क्या ऐसा है, तो हम यहां पर कहेंगे कि एलसीएम ले लीजिए, किसका, एलसीएम ऑफ 5 एंड 20। इन एलसीएम लिए बिना जवाब मत दीजिएगा, डिनोमिनेटर तो सिमिलर करना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 20 इज व्हाट, तो 5 एंड 20 इज 20। डन। तो 4/5 के डिनोमिनेटर को अगर मुझे 20 करना है तो मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा ऊपर नीचे, ये आ जाएगा 16/20। डन। और दूसरा नंबर ऑलरेडी 16/20 है, तो मैं कहूंगा देयरफॉर यस, यस दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल। वो इक्वल है, क्यों इक्वल है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब मैं निकाल रहा हूं तो 16/20 आ रहा है। 16/20 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तब भी मेरा आंसर 4/5 आएगा। डन। तो 4/5 इज इक्वल टू 16/20। यस मेरा आंसर है यस दे आर इक्वल। तो पहले के दोनों केस में नो जवाब था, थर्ड पार्ट में मैंने यस दिया। क्यों दिया, किस लिए दिया, रीजन मैंने आपको दे दिया है। चलिए मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट क्या कह रहा है, तो इज 1/15 इक्वल टू, क्या ये इक्वल है, किसके इक्वल है, 4/30 के। क्या ये इक्वल है, तो यहां पे चीज समझना, 1/15 और 4/30 अगर मैं देखूं तो 4 बना है 2 इंटू 2 से और 30 बना है 2 इंटू 15 से। डन। तो यहां पे अगर मैं कॉमन फैक्टर को हटा दूं तो ये 1/15 और ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाएगा 2/15। तो 2/15 इज ग्रेटर देन 1/15। ओके, तो हम कहेंगे दे आर नॉट इक्वल। तो इज दे आर इक्वल, तो मैं कहूंगा नो दे आर नॉट इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल। क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से हमने फाइनली क्वेश्चन नंबर 7 के चारों सब पार्ट कर लिए हैं सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन कह रहा है इला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। इला ने 25 पेजेस को रीड किया जिसके अंदर टोटल कितने थे, 100 पेजेस। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस अगर मैं देखता हूं तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 100। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 100। पेजेस ऑलरेडी रीडेड, या मैं ऐसे कहूंगा
कि पेजेस जो कि रीड कर लिए गए हैं, तो 20 पेजेस ऑफ अ बुक रीड, वो है सिर्फ 25। कितने रीड किए? 25। और किसने रीड किया? तो इला ने रीड किया। तो इला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। नाम भी मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, स्टेटमेंट को हटा के उनके नाम के साथ लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक आर 100। ठीक है, एक बुक में कितने पेजेस है? 100 है। तो यहां पे नाम लिया है इला रीड नंबर ऑफ पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस वो कितने रीड किए हैं? तो वो ये बोल रहे हैं 25। ठीक है, एक और नाम है, जो नाम है आगे ललिता रीड 2/5। तो यहां पे ललिता का भी एंट्री है, ललिता रीड नंबर ऑफ पेजेस। अब देखो यहां पे ललिता के केस में इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने पेजेस रीड किए, उन्होंने ये बोला है कि 2/5 ऑफ बुक, 2/5 ऑफ बुक ये बोला है। डन। आपको क्या बताना है? हु रीड लेस, किसने कम पढ़ा है। तो देखिएगा, देयरफॉर 2/5 ऑफ 100, बुक में कितने पेजेस थे? तो पेजेस ऑफ बुक 2/5 ऑफ बुक का 2/5, तो बुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस थे 100, इसलिए मैंने ये इक्वेशन बनाई। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 5 से ये 100 गया, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 20, और ये आ जाएंगे 40 पेजेस। 40 पेजेस किसने रीड किए हैं? तो ये रीड किए हैं ललिता ने। डन। तो ललिता ने कितने रीड किए? 40 पेजेस। और इला ने कितने रीड किए हैं? तो इला ने रीड किए 25 पेजेस। किसने कम रीड किया है? तो देयरफॉर मैं कहूंगा इला रीड लेस नंबर ऑफ पेजेस, कम पेजेस इला ने रीड किए। तो इला रीड लेस नंबर ऑफ पेजेस एज कंपेयर टू ललिता, एज कंपेयर टू ललिता। क्लियर है? तो ललिता के कंपैरिजन में देखें तो इला ने कम पेजेस रीड किए हैं, ये आ जाएगा वर्ड सॉल्यूशन यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया फाइनली सॉल्व। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से, अगेन वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छा सवाल है। और ये जो सारे क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन नंबर मैं कहूंगा 7, 8, 9 और 10th भी मेरे ख्याल से वर्ड प्रॉब्लम है। लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9th है, देन 10th लास्ट क्वेश्चन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कह रहा है रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन देखिए हम लिख लेते हैं। तो पहले जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए। तो नाम दिया है हमें रफीक ने कितनी देर एक्सरसाइज की है? तो रफीक एक्सरसाइज्ड, यहां पे बोल रहे हैं रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। एन आवर का मतलब है 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं। देयरफॉर रफीक एक्सरसाइज्ड, रफीक ने कितना एक्सरसाइज किया होगा? तो 3/6 ऑफ 60 मिनट, तो ये आ जाएंगे 30 मिनट। डन। तो 6 से ये 60 कटा, 10 आएगा, 10 into 3 is 30 मिनट। तो 60 मिनट में मैंने कन्वर्जन कर दिया। उसने 1 घंटे का 3/6, मतलब 1 घंटे का 3/6 का मतलब है 30 मिनट। 30 मिनट रफीक ने एक्सरसाइज की है। वाइल रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर 3/4, एंड दूसरा नाम हमें दिया है रोहित। तो रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगेन यहां पे हमारा आ जाएगा रोहित एक्सरसाइज्ड
इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ 60 मिनट। इसका भी कंपैरिजन हम मिनट से कर ले तो यहां पे ये 4 और 60 कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 2 into 2 is 4 and 2 into 30 is 60 और 15 times is 30 तो 3 into 15 मिनट मतलब यहां पे ये आ जाएगा इसका 3 into 5 is 15 का 5 कैरी 1 45 मिनट्स। ये 30 मिनट किसका आया है तो ये नाम था रफीक का, इसको बॉक्स में डाल लेते हैं। और ये 45 मिनट आया है रोहित का, किसका आया है रोहित का। डन। अब आप ध्यान दीजिएगा सवाल में पूछा हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, किसने ज्यादा समय के लिए एक्सरसाइज की है तो मेरा आंसर आएगा देयरफॉर रोहित 45 मिनट ज्यादा किया है तो रोहित एक्सरसाइज्ड मोर, रोहित एक्सरसाइज्ड मोर as compared to रफीक के मुकाबले अगर देखा जाए तो। डन। यही हमारा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है सॉल्व। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तो बोर्ड करके क्लियर। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 7.4 में इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास है, क्लास ए है जिसमें कितने बच्चे हैं तो 25 बच्चे हैं, ठीक है। आउट ऑफ दैट 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड विथ 60%, 20 बच्चे ऐसे हैं जो कि 60% के साथ पास हो गए और मोर, तो 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके 60% या उससे ज्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। इन अनदर क्लास बी, एक क्लास बी है जहां पे 30 स्टूडेंट्स हैं, कितने 30 स्टूडेंट्स, 24 ऐसे बच्चे हैं जो पास हुए हैं 60% या उससे ज्यादा मार्क्स के साथ, ठीक है। कौन सी क्लास है जिसका ग्रेटर फ्रैक्शन आएगा, इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विथ 60% और मोर मार्क्स। तो आपको कुल मिला के ये बताना है कि कौन सी वो क्लास है। क्लास ए, दो क्लासेस दी हैं आपको, एक क्लास ए दी है, एक आपको क्लास बी दी है। वो कौन सी क्लास है जिसमें मैं ये बोलूं कि ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। क्लियर। यहां पे देखो हमें क्या दिया था, हमें बोला था टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स क्लास ए में हमें दिए हैं 25, कितने दिए हैं 25, और क्लास बी में दिए हैं, क्लास बी में दिए हैं हमें कितने, तो इन क्लास बी 30 स्टूडेंट्स, क्लास बी में है 30 स्टूडेंट्स। डन। ये कह रहा है आउट ऑफ 25 पासिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, तो पासिंग स्टूडेंट्स, ये पूरा डाटा हमें गिवन है, हम गिवन डाटा ही लिख रहे हैं और कुछ नहीं। तो आउट ऑफ 25 20 स्टूडेंट्स पास हुए हैं और आउट ऑफ 30 बच्चों में से 24 बच्चे पास हुए हैं। वो ये बच्चे देखो पास और भी हुए होंगे, ये वो बच्चे हैं जिनके 60% या उससे ऊपर आए हैं, ठीक है। हमसे ये पूछा था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चार्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। बेसिकली ये हमने एक चार्ट बना लिया। डन। तो ये हमने एक चार्ट फॉर्मेशन कर दिया और सॉल्यूशन आपको भी ऐसे ही चालू करना है। तो गिवन डाटा, ये गिवन डाटा है, ठीक है, ये दिया हुआ डाटा है, ठीक है। गिवन डाटा इज दिस। पता क्या करना है, तो लार्जर, किसमें ज्यादा बच्चे पास हुए, तो देखना 20 बच्चे पास हुए मतलब 5 के नहीं आए होंगे उतने मार्क्स। तो अगर मैं 20 का रेशियो निकालता हूं, देखो अगर मैं ऐसा बताता हूं कि अगर मैं ये देखूं कि पासिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पासिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, अगर मैं चेक करूं ये डाटा, अगर मैं चेक करूं, देखिएगा अगेन इसी चार्ट के अंदर ही मैंने एंट्री की है इसकी भी, ठीक है। तो इस केस में क्या मैं बोल सकता हूं कि आउट ऑफ 25 टोटल 20 स्टूडेंट्स पास हुए, और इस केस में अगर मैं देखूं तो आउट ऑफ 30 24 स्टूडेंट्स पास हुए, ये एक फ्रैक्शन बनेगा।
अब हमें ये पता करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है, हमें ये देखना है कि कितने बच्चे ज्यादा पास हुए, क्लास ए में ज्यादा पास हुए, क्लास बी में ज्यादा पास हुए। तो हमने एक फ्रैक्शन फॉर्मेशन कर दिया। यहां पे मैं बकायदा क्लियर मेंशन करता हूं, नाउ आउट ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी, which fraction to find which fraction is greater, हम क्या करेंगे, हम LCM लेंगे। we take LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ किसका, 25 एंड 30, और LCM ऑफ 25 एंड 30 क्या होगा, तो 2530 का एलसीएम अगर मैं देखूं तो देखिए यहां रफ वर्क में आपको करके दिखाता हूं। 2530 का एलसीएम 5 के टेबल में दोनों आते हैं, ये आता है 6 टाइम्स, ये आता है 5 टाइम्स। अगेन यहाँ पे 5 1 टाइम्स इज 5 एंड 6 5 के टेबल में नहीं आता, तो 6 के लिए दो फैक्टर है 2 into 3, तो 6 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 के साथ, तो 25 मल्टीप्लाइड विद 6 विल गिव यू 6 into 2 is 12 plus 3 is 15, 150 डन। तो 150 एलसीएम आएगा। हमें अब क्या करना है, तो हमें अब इस दिए हुए फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शन हमने निकाला है, इस फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। हमें इस 25 को 150 बनाना है, इस 30 को 150 बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पे ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं, तो हम 20/25 के डिनोमिनेटर को हम 150 बनाना चाहते हैं। इसके लिए 25 के साथ हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 6 into 5 is 30, 0 3 ऊपर गया, 6 into 2 is 12 plus 3 is 150, तो 20 के साथ भी 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 into 6 is 12, 120। फ्रैक्शन क्या बन गया, तो एक फ्रैक्शन आया है क्लास ए के लिए, कितना 120/150, और क्लास बी के लिए फ्रैक्शन क्या आएगा, तो देखिएगा क्लास बी के लिए जो फ्रैक्शन आएगा वो था एक्चुअली 24/30। आपको इस 30 को बनाना है 150, आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 का ऊपर नीचे, डन, यही करोगे, तो 24 into 5 is what, 5 into 4 is 20, 0 2 carry, 5 into 2 is 10, 11 12। यहां पे फ्रैक्शन आया है आपका अगेन 120/150। इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इसको आप देखिएगा, क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेते हैं। तो देखिए क्लास ए में भी उतने ही बच्चे पास हुए हैं जितने क्लास बी में पास हुए हैं, ठीक है, दोनों का फ्रैक्शन सेम है। हमसे सवाल ये पूछा था, इन विच क्लास वाज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विथ 60% और मोर मार्क्स। इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा, इन बोथ द क्लासेस equal number of students, equal fraction of students, ऐसा हम बोलेंगे, equal fraction of students passed, done। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि 20/25 is equals to 24/30। ये हमने चेक किया है बाकायदा, देखिएगा 30 को 150 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लिकेशन किया, वही 5 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 24 into 5 करने के लिए देखो 5 into 4 is 20, 0 2 कैरी, 5 into 2 is 10, 11 12, 120/150, 120/150। एक ये फ्रैक्शन आया, एक ये फ्रैक्शन आया, ये दोनों इक्वल आए हैं, तो हम कहेंगे ग्रेटर फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, इक्वल फ्रैक्शन आ रहा है, तो हमारा जवाब होगा इक्वल फ्रैक्शन। इन बोथ द क्लासेस इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, डन। तो इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करनी थी। हमने पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ पे सॉल्व,
और फाइनली मैं अब आपको बता देता हूं कि एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आप एक काम करिए, अगर आपको प्रॉपर तरीके से एक अलाइन मैनर में सारी वीडियोस को वॉच करना है तो आप सिंपल वेबसाइट पे विजिट करिए, magnetbrains.com टाइप करिए। magnetbrains.com टाइप करते ही आप आ जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, या आप हमें अपने घर में बैठे 24/7 मोबाइल से भी वॉच कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, वहां से आपको ऐप डाउनलोड करनी है और ऐप पे भी सारी वीडियोस अवेलेबल है एक अरेंज मैनर में। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको पे नहीं करनी है। किसी भी एग्जाम की तैयारी, अगर आपके घर में कोई आपके बड़े भाई बहन या आपके मोहल्ले में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि तैयारी इन एग्जाम्स की कर रहे हैं, तो आप उनको भी हमारे बारे में बता सकते हैं कि कैसे 100% फ्री एजुकेशन के साथ सारे एग्जाम्स की तैयारी यहाँ कराई जा रही है। आपको अगर प्रॉपर अरेंज मैनर में वीडियोस वॉच करनी है तो वो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। क्लियर है? और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नेटब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट नोट्स, एमसीक्यूज और बुकलेट्स अवेलेबल हैं, सैंपल पेपर्स, और अगर आप चाहते हैं कि आप मॉक टेस्ट पेपर्स दें तो डेफिनेटली आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पे आपको एक लिंक अवेलेबल है, फॉर्म फिलअप करिए और मैग्नेटब्रेन्स की टीम के थ्रू द्वारा आपको यहाँ पर कंप्लीट जो बुकलेट्स हैं ये अवेलेबल करा दी जाएंगी। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।